Yes, so welcome. We are at chapter number 11, ethics and terms of audit engagements. Ethics क्या होगे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ethics क्या होगे when he is conducting audit of a financial statements और उसके audit engagement के terms क्या होंगे? Engagement मतलब क्या? Engagement मतलब मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट कि भैया आप हमारी कंपनी को ऑडिट करोगे, कंपनी को चेक करोगे और एक रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को दोगे। तो आपके जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है ना, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट का एग्रीमेंट जो है उसमें जो भी टर्म्स लिखे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सब ये चैप्टर आपको बताता है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पे हम ऐसे 210, 220, SQC1 सब इस चैप्टर में कवर करते हैं। हमारे डिटेल लेक्चर में ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से कवर्ड है। ये एक क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज है, इसमें सिर्फ रिवीजन करवाना पर्पस है। अगर डिटेल लेक्चर आपको देखना है या आपको बार बार लर्न करना है, प्रॉपर स्क्रिबलिंग टेक्निक से लर्न करना है, तो आपको हमारे रेगुलर लेक्चर देखना होगा। ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लेक्चर बनाए हैं। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर May 24 से अभी तक के सारे आरटीपीज, सारे PYQs और ICAI जो मॉडल टेस्ट रिलीज हुआ है CA इंटर ऑडिट का, उसके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है और जो भी डुप्लीकेट क्वेश्चंस है सिर्फ उतने क्वेश्चंस हमने रिमूव किए। चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट engagement. Question number 1. CAX has been offered audit of financial statements. CAX को क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट ऑफर हुआ। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसका? TDK इंडस्ट्रीज का। अ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है। Prior to accepting proposed offer, he insists upon obtaining an agreement of management regarding acknowledgement of its responsibility of having a proper process in place to ensure financial statements prepared are free from material misstatement. वो बोलता है कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले एक एक्नॉलेजमेंट, क्या एक एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट से लेना चाहता हूं कि मैनेजमेंट ने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हो रहा है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। ऐसा एक एक्नॉलेजमेंट मेरे को चाहिए। किससे चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। अब मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट का व्यू ये है कि इट इज ऑडिटर्स ड्यूटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का निकाल के दे। वो हम ही से मांग रहा है एक्नॉलेजमेंट कि क्या प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हुए हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं। तो बोल रहे वो हमारे से क्यों मांग रहा है? ये तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऑडिट करना है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको डिटेक्ट करना है। एंड सच एन इंसिस्टेंस बाय द ऑडिटर इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। और इस तरीके की डिमांड जो ऑडिटर कर रहा है एक्नॉलेजमेंट मांगने की, ये बिल्कुल सही नहीं है। बताइए किसका व्यू प्रॉपर है? क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, आल्सो डिस्कस रीजंस फॉर अराइविंग एट योर कंक्लूजन, कि आप कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे उसके कारण भी आपको बताने हैं। व्हाट शुड बी लाइकली प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर CAX इन अबव सिचुएशन। बताइए क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन CAX के लिए रहेगा। तो ये बेसिकली एग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर आईसी ने कैसे दिया। As per SA 210 deals with auditor's responsibility in agreeing the terms of audit engagement with management. ये ऐसे क्या बोलता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या है जब वो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, and where appropriate those sides with governance. This includes establishing that certain preconditions for an audit, responsibility for which rests with the management and those sides with governance are present. ठीक है, ऐसे 210 क्या बोलता है? ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले आप ये देखिए कि कुछ प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट है या नहीं है। क्या है? प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये कंडीशंस अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो प्री कंडीशंस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन व्हिच इट इज टू बी परफॉर्म हैज बीन एग्रीड थ्रू। ठीक है, वो बोलता है कि ऑडिटर एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करेगा जब जिस बेसिस पे उसे ऑडिट परफॉर्म करना है, क्या जिस बेसिस पे उसे ऑडिट परफॉर्म करना है वो एग्री हो चुका है। और वो एग्री कैसे हुआ है? ठीक है, बेसिस मतलब क्या? सर कितने महीने में रिपोर्ट देनी है, कैसे ऑडिट करना है, कौन से एरिया कवर करनी है, स्कोप क्या रहेगा, ये सब चीज को बोलते हैं बेसिस अपॉन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। ये बेसिस एग्री हो चुका है मैनेजमेंट ऑडिटर के बीच में। एग्री कैसे होगा? थ्रू एस्टेब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, क्या ऑडिट के प्री कंडीशंस प्रेजेंट है, एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट
अभी जहां जहां लिखा है ना वेयर एप्रोप्रिएट दो सच विद गवर्नेंस, ये आप अपने आप लिख देना, इसको बार बार पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वो बोलता है मैनेजमेंट से एग्री होगा, या किसी कंपनी में अगर टीसीडब्ल्यूजी है जो मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं तो उनसे भी एग्री होगा। तो ये एक बोलते हैं ना रेलगाड़ी है, उसके पीछे उसके डब्बे हैं, तो ये वो डब्बा है, ठीक है। मैं सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ने वाला हूँ। कंफर्मिंग दैट देयर इज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, इसको लेके टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को लेके, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं है। ऐसे 210 डील करता है ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी से। ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी है कि जब वो ऑडिट कर रहा है तो जब जिस बेसिस पे ऑडिट कंडक्ट करना है वो बेसिस एग्री हो जाना चाहिए, और वो एग्री कैसे होगा, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट प्रेजेंट है, और सेकंड कंफर्म करके कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को लेके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच। वन ऑफ द प्री कंडीशंस, अब देखो 3-4 प्री कंडीशन हमने हमारे लेक्चर में देखी है, तो उनमें से एक प्री कंडीशन ये है, वन ऑफ द प्री कंडीशन ऑफ फॉर ऑडिट टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिपेयर एफएस and for such internal control as necessary to enable preparation of financial statements that are free from material misstatement। ये डबल स्टार पॉइंट है। एक प्री कंडीशन, 3-4 प्री कंडीशन है, उनमें से एक प्री कंडीशन ये है कि ऑडिटर को एक एग्रीमेंट मतलब एक एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट से लेना चाहिए कि मैनेजमेंट समझता है उसकी जिम्मेदारियों को रिगार्डिंग व्हाट, दो चीजें, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल, जिसके कारण दैट इनेबल प्रिपरेशन ऑफ एफएस जो कि फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। करेक्ट है। तो ऐसा एक्नॉलेजमेंट ऑडिटर को लेना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ये वन ऑफ द प्री कंडीशन है। करेक्ट है। तो इन द गिवन सिचुएशन ये पूरा फैक्ट ऑफ द केस है, और लास्ट में ही इज इंसिस्टिंग देयरफॉर एक्स का व्यू प्रॉपर है, क्योंकि वो तो जैसा ऐसे 210 ने बोला है वो वैसा ही कर रहा है। ऐसे 210 ने उसको क्या बोला है कि मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट ले लेना बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट, ये एक प्री कंडीशन है तुम्हारा कि एक्नॉलेजमेंट आप मैनेजमेंट से ले लेना कि मैनेजमेंट समझता है उसकी जिम्मेदारियों को टू प्रिपेयर एफएस एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल टू इनेबल प्रिपरेशन ऑफ एफएस व्हिच आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है। अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, गया कमाई गई चलता कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Essay 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC1। Essay 220 क्या है? Essay 220 बोलता है फर्म की क्वालिटी कंट्रोल। SQC क्या बोलता है? Essay 220 क्या बोलता है? ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल। किसका? ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? और SQC1 क्या बोलता है कि फर्म का, सीए फर्म का क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? तो वो बोल रहा है Essay 220 जो है, ठीक है, वो SQC1, अब वो इस पे बेस्ड है कि फर्म को SQC1 लागू है, फर्म को SQC1 लागू है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिवन स्टेटमेंट? आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो? आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये क्या बोल रहे हो, Essay 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन SQC1, ये क्या है सर? राइट, बता दो चीज क्या है। Essay 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्टेड टू SQC, जो सीए फर्म है उसको SQC1 लागू है। ठीक है, इस लॉजिक पे Essay 220 बेस्ड है। देखते हैं, ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जो इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ऑडिट का क्वालिटी जरूरी है। मतलब आपको अच्छी क्वालिटी से ऑडिट करना है, तभी आपके अश्योरेंस पे लोग भरोसा करेंगे। करेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो एक हाई ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करे। करेक्ट है, दोनों पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि ऑडिट क्वालिटी जरूरी है। दूसरा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, SQC1 एंड Essay 220 ये दोनों डील करते हैं क्वालिटी कंट्रोल से। मैंने पहले बोला Essay 220 बोलता है ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल, SQC1 बोलता है सीए फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, SQC1 अप्लाइज टू द एंटायर फर्म, मैंने यही बोला। हाउएवर Essay 220 अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगल। करेक्ट है, ये बोला ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल और फर्म के अंदर का क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग, तो वो लगता है ऑडिट के ऊपर, और SQC मतलब आपके फर्म की क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन होते हैं, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल। ये मैंने बहुत डिटेल में हमारे नोट्स के आखिरी 4-5 पेजेस में सब कुछ कवर है,
based upon quality control system of the firm established in accordance with the requirements of SQC1. SQC1 में requirements है कि फर्म को क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें एस्टेब्लिश करनी है, क्या क्या कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करना है. Quality control policies pertaining to audit engagements are decided by the engagement teams. अब ऑडिट एंगेजमेंट, आप रिलायंस के ऑडिट पे जा रहे हो तो ये एक सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट है, आप अडानी के ऑडिट पे जा रहे हो तो ये एक सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट है. तो ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करेगा, जो उस ऑडिट एंगेजमेंट का हेड है. एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ द टीम is responsible for quality control procedures of a particular audit engagement in accordance with SA 220. Engagement quality control partner जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए. करेक्ट है. अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा. अभी तक हमने पढ़ा कि ऑडिटर जिम्मेदार है क्वालिटी कंट्रोल के लिए. हमने पढ़ा ऑडिट क्वालिटी हर बार हाई रहनी चाहिए. हमने पढ़ा कि SA 220 जो है वो ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है. SQC1 जो है वो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है. ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की है. और एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स लगाएगा ताकि जो ऑडिट है उसकी क्वालिटी हर बार हाई है. Therefore, SA 220 is premised on the basis that firm is subject to SQC1. और इसी के लिए हम बोलते हैं कि SQC1 और SA 220 दोनों मिक्स है और SA 220 एक assumption पे बेस्ड है कि CA फर्म को SQC1 पे लागू होगा ही. Within the context of the firm's system quality control, engagement teams have a responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagement. फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, सीए फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, वो खुद ही बोलता है कि जो भी आप ऑडिट परफॉर्म करोगे उसमें आपको क्वालिटी परफॉर्म करनी है, उसमें आपको सिस्टम डेवलप करना है कि उसका क्वालिटी कंट्रोल हमारा मेंटेन रहे. राइट. नहीं तो क्या क्वालिटी कंट्रोल होगा फर्म का? राइट. इसी के लिए एसक्यूसी1 खुद ही बोलता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये जो सीए फर्म है, ये जो भी ऑडिट कर रही है उन सब ऑडिट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल लगना चाहिए. और यही बात कौन कर रहा है? SA 220. इसी के लिए SA 220 प्रीमाइज्ड है ऑन एक अजम्पशन पे कि जो सीए फर्म है उसको SQC1 लागू. डन. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिवीजन लेक्चर है, ये बहुत डीप टॉपिक है, इस पे 3-4 पेजेस कवर्ड है कम से कम. ये क्वेश्चन के माध्यम से मैंने समझाने का ट्राई और हल्का हल्का लर्न कराने का भी ट्राई. क्वेश्चन नंबर 3. ABC and Associates, an audit firm, has been approached by a prospective company client. ABC and Associates को कौन? एक क्लाइंट ने अप्रोच किया जो कि कंपनी है. That has been in the business about 10 years. 10 साल से काम कर रही है वो कंपनी. क्यों 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 अप्रोच किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट आप करिए. राइट. ये तो ऐसी फालतू बात हो गई है. ठीक है. Before accepting engagement, the firm wants to assess the integrity of the prospective client. हमने पढ़ा था ये चीज कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिटर चेक करेगा कि जो क्लाइंट है जिसका वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी कैसी है. उसकी इंटीग्रिटी कैसी है? कहीं वो विजय माल्या तो नहीं है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है ना? उसके चक्कर में मेरा कोई नुकसान तो ना हो जाए, मेरे ऊपर बंदूक तो ना आ जाए. राइट. तो अब बताइए आप कैसे चेक करोगे इंटीग्रिटी. ठीक है. विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट, नीचे दिए गए मैटर आपको कंसीडर करने हैं. इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 11 का डिटेल्ड लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है. ठीक है. जो कि 4 घंटे का लेक्चर है. आप उसको 4 पार्ट में देख सकते हो, एक घंटा करके देख सकते हो. जरूर आपको पूरा लर्न हो जाएगा. आप जरूर चैप्टर 11 देखना. अब मैं इंटीग्रिटी कैसे चेक करूंगा? द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल. सबसे पहला मैं चेक करूंगा कि कौन है भैया. आइडेंटिटी कौन है? विजय माल्या है, मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी, कौन है? आइडेंटिटी क्या है और उसकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है? हम मार्केट में देखते हैं टाटा की रेपुटेशन यह है कि टाटा का काम बिल्कुल देश हित में होता है, सही होता है, फ्रॉड नहीं होता है. राइट. तो क्लाइंट पहले तो बताओ कौन है, द आइडेंटिटी एंड उसका बिजनेस रेपुटेशन क्या है. ठीक है. क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, की मैनेजमेंट का, रिलेटेड पार्टीज का एंड टीसीडब्ल्यूजी का, ये चारों जनों का बिजनेस रेपुटेशन क्या है. बिजनेस रेपुटेशन क्या है. सेकंड, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन. किस धंधे में काम करते हो? गुटखा बेचते हो, दारू बेचते हो, खाने का आइटम बेचते हो, है ना? आपके क्लाइंट के ऑपरेशन का नेचर क्या है, इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस. क्या बिजनेस प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं? वो ऑनलाइन बेचते हैं कि ऑफलाइन बेचते हैं? करेक्ट है. इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स. जो क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर है, की मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है,
उनका एटीट्यूड क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है किस चीज को लेके, टुवर्ड्स मैटर्स एज एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेके उनका एटीट्यूड क्या है, कितने सीरियस है वो इंटरनल कंट्रोल को लेके। अगर वो सीरियस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उनसे काम करके, क्योंकि आपको मिसस्टेटमेंट इतने मिलेंगे कि आप ऑडिट ही नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली आपका लायबिलिटी आ जाएगा। तो अगर उनका एटीट्यूड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके एकदम बढ़िया है कि हाँ नहीं नहीं हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एकदम लाजवाब रहना चाहिए, तभी आपको उनका एक्सेप्टेंस करना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना, पहले हमने क्या बोला, उसकी बिजनेस रेपुटेशन क्या है, फिर हमने बोला क्लाइंट के ऑपरेशंस का नेचर क्या है ना, बिजनेस रेपुटेशन क्या है, नेचर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। थर्ड, whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible। क्या वो हर बार एक ही चीज को चिंती है, कंजूस है ना, हर बार बोलता है सर फीस कम करो, सर आप बहुत ऑडिट फीस ले रहे हो, सर प्लीज फीस कम करो। उसका हर बार एक ही एटीट्यूड रहता है कि कैसे हम सीए फर्म की फीस वो लो से लो रख सके। अगर इतना चिंदी वो है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करो, आपका भी कोई डिग्निटी है, राइट। इंडिकेशंस ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ द वर्क, है ना, आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि उन्होंने आपके स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर एक इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा दिया, मतलब आप काम ही नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ उन्होंने आपके ऊपर कर दिया। इंडिकेशंस दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका जो क्लाइंट है जिसका ऑडिट आप एक्सेप्ट करने वाले हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो भी आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं करो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए इंटीग्रिटी चेक करना है, इंटीग्रिटी चेक करना है तो क्या क्या पॉइंट कंसीडर करना है, तो 6 पॉइंट कंसीडर करना है। एटीट्यूड क्या है उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके, उनका बिजनेस रेपुटेशन क्या है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको इंडिकेशन है कि क्लाइंट इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटीज में, आपको इंडिकेशन है ये क्लाइंट इन्वॉल्व, क्लाइंट ने इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा दिया है आपके स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर, आपको ये लगता है कि क्लाइंट एग्रेसिवली इन्वॉल्व है आपकी फीस एज लो एज पॉसिबल रखने के लिए, करेक्ट है। तो लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे जस्ट अपन, रेपुटेशन, एटीट्यूड, फीस, लिमिटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस, डन। ठीक, अगर हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ AMRO लिमिटेड, before accepting the appointment he learns that his cousin who held shares in the company and recently passed away without children named him as the nominee for these shares। अभी तक क्या हुआ, बहुत ही बुरा हुआ या अच्छा हुआ जो भी बोलो, सुधाकर जो है ये AMRO लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ठीक है। उसका एक कजिन है जिसके पास में एमरो के शेयर्स थे, मतलब इस कंपनी के शेयर्स थे, वो बेचारे मर गए और उनका कोई बच्चा नहीं है, और उन्होंने इनको मतलब सुधाकर को नॉमिनी बनाया था। तो अब वो शेयर्स किसके पास में आ गए, सुधाकर के पास में आ गए। अब आपको पता है, आपने सीए इंटर लॉ में पढ़ा है कि ऑडिटर उस कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकता जिसमें वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। तो although holding such shares through a distant relative does not violate legal provisions or affect his independence, this unexpected inheritance places him in a dilemma। Advise CA Sudhakar on how he should deal with this situation and safeguard his independence। तो हमने एक पॉइंट चैप्टर 11 में भी देखा है कि ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कैसे करेगा, तो देखते हैं उसी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक हमने पढ़ा था थ्रेट, और थ्रेट के बाद में पढ़ा था सेफगार्ड्स। इन द गिवन सिचुएशन होल्डिंग शेयर्स बाय सीए सुधाकर इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सुधाकर के पास में कंपनी के शेयर है, मतलब उसको कंपनी के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, एंड इज इन द नेचर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और कौन सा थ्रेट लागू हो गया उसको, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि उसका उस कंपनी में अब इंटरेस्ट आ गया कि अगर वो एक खराब रिपोर्ट देगा कंपनी को लेके, कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे, अल्टीमेटली उसका भी फाइनेंशियल नुकसान होगा। दो ही हैज कम टू होल्ड शेयर्स ड्यू टू नॉमिनेशन, ठीक है, बाय हिज डिस्टेंट रिलेटिव बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। हमने पढ़ा है चैप्टर 11 में कि हमें हर बार इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू एड्रेस द थ्रेट्स, वो आपको हर बार ध्यान में रखने हैं। सेफगार्ड्स आर एक्शंस that the professional accountant takes that effectively reduces the threats। Safeguards क्या है? Safeguard is nothing but actions which a professional accountant is taking to reduce the threat।
जो थ्रेट उसको है उसको कम करने के लिए, ठीक है। टू एड्रेस द इशू द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड। पहला, for the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that auditors should always be and appear to be independent of the entities they are auditing. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर पब्लिक को आपके काम में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि पब्लिक आपके काम पे भरोसा करे, तो आपको हर बार इंडिपेंडेंट दिखना होगा, है ना। आप मान लो रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो और हर शनिवार आकाश अंबानी के साथ में पार्टी करते हो। आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो क्या? नहीं, आप तो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड दिख रहे हो भाई। तो आप इंडिपेंडेंट हो नहीं, फिर आप क्या ऑडिट करोगे, राइट। तो अगर पब्लिक को आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, वो जो क्लब में आप पार्टी कर रहे हो ना, वहां पे लोग हैं जो रिलायंस के शेयर होल्डर है, वो देख रहे हैं भाई ये तो ऑडिटर खुद उसके अंदर पार्टी कर रहा है, ये क्या। और तो पब्लिक को आप में कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, राइट। तो पब्लिक को अगर कॉन्फिडेंस चाहिए इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, तो ये एसेंशियल है कि ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क, कोई भी काम लेने के पहले, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो आपको थ्रेट कम करने के लिए सेफगार्ड कैसे लगाने हैं उसको लेके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है। कोई भी काम लेने के पहले ऑडिटर मस्ट कॉन्शियसली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस। कॉन्शियसली मतलब ध्यान से, ठीक है। तो ऑडिटर मस्ट कंसीडर, कोई भी काम लेने के पहले ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि कोई थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस है क्या, है ना। कि मान लो मेरे चाचा, सगे चाचा जो है वो रिलायंस में डायरेक्टर फाइनेंस है ना, तो मेरा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ गया, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा क्लोज रिलेटिव की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। व्हेन सच थ्रेट्स एग्जिस्ट, ऑडिटर शुड ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट, or at the very least put in place safeguards which reduce the threats to an acceptable level, ठीक है। पहला क्या बोला कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो आपको इंडिपेंडेंट दिखना होगा। सेकंड क्या बोला, सेकंड ये बोला कि कोई भी काम लेने के पहले आपको देखना है कि कोई थ्रेट टू इज इंडिपेंडेंस नहीं। पहला पब्लिक कॉन्फिडेंस चाहिए तो इंडिपेंडेंट दिखना होगा। कोई भी काम लेने के पहले चेक करना होगा कि आपके इंडिपेंडेंस को थ्रेट तो नहीं है। और तीसरा, अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो पहले तो आप काम मत लो, डिसिस्ट मतलब अवॉइड करो काम लेना। सेकेंड, या तो थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो थ्रेट को, चाचा को बोलो कि आप डायरेक्टर फाइनेंस का पोजीशन से रिजाइन कर दो, एलिमिनेट हो गया थ्रेट। और थर्ड है, कम से कम सेफगार्ड लगाओ जो आपके थ्रेट को का जो रिस्क है थ्रेट को लेकर वो कम करे, ठीक है। ऑल सच सेफगार्ड मेजर्स नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन अ फॉर्म दैट कैन सर्व एज एविडेंस फॉर कंप्लायंस विद ड्यू प्रोसेस। और जो भी सेफगार्ड आपने लगाए हैं, इसका आपके पास में एविडेंस होना चाहिए। कल अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आपके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठती है तो आप बता पाओ कि देखो मैंने ये सेफगार्ड लगाए थे। चौथा है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, ऑडिटर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा है क्रेडिबल सेफगार्ड, मतलब एकदम मस्त वाले, एकदम इफेक्टिव सेफगार्ड्स ऑडिटर लगा नहीं पा, सब ट्राई कर लिया नहीं लगा पा रहा, तो क्या करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको काम एक्सेप्ट नहीं करना, समझ गए। तो ये चार सेफगार्ड आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, सीए पुनीत में 25 आर्टिकल के क्वेश्चन है। सीए पुनीत इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कमला लिमिटेड। किसका? कमला लिमिटेड। द मैनेजमेंट ऑफ कमला लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल एंगेजमेंट एज द कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस एंड अ फ्यू न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। सिंपल है, हमने ये पॉइंट हमारे लेक्चर में पढ़ा है कि कंपनी ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को जो इनिशियली डिसाइड हो चुके हैं उसको चेंज कर सकती है क्या? डेफिनेटली कर सकती है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो इसमें वो यही बोल रहा है कि कंपनी पहले सिर्फ कपड़े बेचती थी, सिर्फ क्लोथिंग के बिजनेस में थी, अब कंपनी ने डाइवर्सिफाई कर लिया है मिड ऑफ द ईयर में, और कंपनी जूते बेच रही है ना, कंपनी कैप बेच रही है, कंपनी बाइसिकल बेच रही है, सारे फिटनेस के इक्विपमेंट्स भी कंपनी बेचना चालू कर दिए। तो कंपनी बोलती है कि मुझे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करना है क्योंकि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कहीं ना कहीं चेंज हो गया। क्या सीए पुनीत एग्री कर सकता है मैनेजमेंट से कि भाई हाँ ठीक है, मैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज कर सकता हूँ? अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट? और ऐसे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को चेंज करना है? जो ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन एग्रीमेंट ईच पीरियड। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि अगर आप सालों साल उस कंपनी के ऑडिटर हो, ईयर 1 में भी ऑडिटर हो,
ईयर 2 में भी ऑडिटर हो, आप भी उस कंपनी का ऑडिटर हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं हर साल एक नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्यों भेजूं? मैंने फर्स्ट ईयर भेज दिया ना, सब कुछ तो सेम है, बार बार मैं क्यों एंगेजमेंट लेटर बनाऊं? तो आपको वो अलाउड है, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन एग्रीमेंट ईच पीरियड, हर साल। हाउएवर, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस में या क्लाइंट की साइज में, ठीक है, ये एक वन ऑफ द फैक्टर है जहां पे आपको टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करना पड़ता है। करेक्ट है? इन द गिवन सिचुएशन, ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। और थर्ड, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। अब क्लाइंट कौन से सर्कमस्टेंसेस में क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है? क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ सकती है टू चेंज द एंगेजमेंट, ठीक है, पहला। और कब आ सकती है? पहला, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई है, और हम ऑडिट क्लाइंट को लगता है कि मुझे ऑडिटर की जो सर्विसेज है वो और चाहिए, या डिफरेंट तरीके की सर्विस चाहिए। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। अब मान लो क्लाइंट ऑफलाइन से ऑनलाइन चला गया, स्टोर बंद कर दिए, अमेजोन के थ्रू सेल कर रहा है, तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, है ना? इसी के लिए नीड फॉर सर्विस भी चेंज हो चुकी है। तो इस केस में वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट ओरिजिनली रिक्वेस्ट है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है क्लाइंट को कि मैंने कुछ और बोला है, ऑडिटर ने कुछ और सुना है। अगर ऐसा है तो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है। अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर के स्कोप ऑफ एंगेजमेंट पे एक रेस्ट्रिक्शन लग गया है, ठीक है, वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट या फिर कॉज्ड बाय सरकमस्टेंसेस। चाहे वो रेस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट ने इम्पोज किया है या सरकम हालात ऐसे हो गए कि अपने आप रेस्ट्रिक्शन आ गया है। मान लो सरकार बोलती है कि कोई भी ऑडिट होगा तो वो 5 दिन के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा दिया, मैनेजमेंट ने लगाया कि नहीं, 5 दिन के अंदर ऑडिट करना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो फिर इस हिसाब से थोड़ी चीजें चेंज करनी होगी। करेक्ट है? तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। पहला कि सर्कमस्टेंस चेंज हो गया कि मेरे को ऑडिटर की सर्विसेज अलग चाहिए, दूसरा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा है रेस्ट्रिक्शन। तो आप ये अगर बॉक्स कर लो, सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रेस्ट्रिक्शन, तो ये आंसर कवर। क्वेश्चन नंबर 6, a professional accountant is expected to comply with fundamental principles of professional ethics all the time। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेशन है कि एथिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो उसको हर बार कंप्लाई करे। एक्सप्लेन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स इज वायोलेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे 3 सिचुएशन दी है, आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे वायोलेट हो रहा है। तो a chartered accountant in practice accepted the appointment as an auditor of a firm in which his sister was a partner। उसने एक ऐसे फर्म को ऑडिट ले लिया जिसमें उसकी खुद की बहन एक पार्टनर है, ठीक है। तो बताइए कौन सा उसे प्रिंसिपल वायोलेट किया। देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिविटी वायोलेट। अभी इन्होंने तीनों के 3 दिए, ठीक है। क्या किया? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? The principle of objectivity requires that a professional accountant shall not undertake a professional activity। कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं लेना चाहिए। कब? इफ अ सर्कमस्टेंस या फिर रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंसेस द अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल जजमेंट। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिसके कारण आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि आपका जजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। करेक्ट है? अब सिस्टर ही पार्टनर है तो जो वो बोलेगी वो हमें करना पड़ेगा, हो गया ना इन्फ्लुएंस, ठीक है। रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल विल बी वायोलेटेड इन द गिवन सिचुएशन। करेक्ट है? तो आपको ऐसी कोई एक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं करना है जहां पे एक सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप क्रिएट हो गया जो अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर रहा है अकाउंटेंट के प्रोफेशनल जजमेंट को। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस was approached by his friend to seek some insider information। है ना? उसने बोला यार तू रिलायंस का ऑडिटर ना, मेरे को बता ना अगले अगले महीने क्या होने वाला है, अभी रिजल्ट आने वाले हैं, है ना, क्लाइंट ऑडिटर के ना, रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, फाइनेंशियल नंबर्स आने वाले हैं, बता ना प्रॉफिट क्या है, मेरे को शेयर खरीदने हैं, मेरा फायदा हो जाएगा, है ना। अगर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाज अप्रोच्ड बाय हिज फ्रेंड
टू सीक सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ठीक है। ही कुड नॉट रिफ्यूज हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, वो उसको मना नहीं कर पाया और उसने बता दिया कि रिलायंस का प्रॉफिट क्या होने वाला है। अब आपने क्या वायलेट किया, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट किया। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional relationships। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसको ऑडिट के दौरान हासिल हुई। करेक्ट है ना? क्लाइंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर हुई है उस वो इंफॉर्मेशन को लेके उसको कॉन्फिडेंशियलिटी हर बार मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। ओके, confidentiality principle will be violated in the given situation। अभी थर्ड, a chartered accountant in practice failed to inform his client about the changes in law applicable to his client। पूरा की पूरा लॉ चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट में पूरा बदलाव आ गया, लेकिन ऑडिटर अपने क्लाइंट को ये चीज बताया ही नहीं। और क्लाइंट को खुद से कैसे पता होगा, वो सीए है कि हम सीए है, राइट? ऑडिटर ने क्लाइंट को ये बताया है, तो फिर क्या होगा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये वाला आप जो है वैल्यू, इसको आप यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। सो अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हर बार प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये प्रिंसिपल को हर बार कंप्लाई करना चाहिए, विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल at the level required to ensure that the client receives competent professional service। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हर बार हाईएस्ट लेवल का प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल मेंटेन करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण क्लाइंट को एक बेहतरीन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर। सिंपल सा पॉइंट है। बेस्ड ऑन द करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन। और आपका जो ये नॉलेज रहना चाहिए, स्किल रहना चाहिए, वो काय पे बेस्ड रहेगा? जो भी टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि एसएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा, और रेलेवेंट लेजिस्लेशन, ठीक है, इसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा नॉलेज और पूरा स्किल आपके पास में मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज है, प्रिंसिपल है, ये आपने इस केस में वायलेट किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिविटी देखा, जिसमें आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है तो फिर आपको वो पर्टिकुलर काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो प्रिंसिपल आप इसमें वो कर रहे थे। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अटेंड करी है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है क्लाइंट के बारे में, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तीसरा है कि आपको हाईएस्ट लेवल का नॉलेज और स्किल मेंटेन और अटेंड करना चाहिए, ताकि आप क्लाइंट को एक प्रोफेशनल लेवल का सर्विस प्रोवाइड कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 7 May 24 एग्जाम का है। CAM is the engagement partner of the firm Messrs Y2Z Limited LLP, and he is auditing the financial statements of a listed entity ABC Limited. The audit firm has determined that an engagement quality control review, मतलब EQCR, is required for this assignment. एंगेजमेंट फर्म है, सीए फर्म ने बोला है कि हम इस एंगेजमेंट पे EQCR लगाएंगे, मतलब तेरा काम, सीए का काम कोई और कलीग चेक करेगा, ठीक है। डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CAM एज एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर EQCR। EQCR के लेके एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या है? एज पर ऐसे 220 फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, किसकी? लिस्टेड एंटिटीज, एंड दोज अदर ऑडिट एंगेजमेंट्स इफ एनी for which the firm has determined that an engagement quality control review is required, the engagement partner shall। ऐसे 220 में क्या बोला है? जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है उन सबका EQCR होगा, ठीक है। और हम फर्म चाहे तो वॉलंटरली लिस्टेड एंटिटी के अलावा किसी का भी EQCR करवा सकती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या रहेगी? पहला, डिटरमाइन दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। एक रिव्यूअर जो EQCR करेगा, जो क्वालिटी चेक करेगा, वो रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है या नहीं अपॉइंट हुआ, ये जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। जो भी ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं, वो आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से डिस्कस करने हैं, इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द EQCR। और EQCR करते करते अगर कुछ आइडेंटिफाई हुआ है तो वो भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है। नॉट डिलीट द ऑडिटर्स रिपोर्ट until the completion of EQCR। आप अपनी ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट है, ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट है, वो EQCR की रिपोर्ट की डेट के पहले ही रख सकते। सर क्यों? अरे भैया, तुम्हारा रिव्यू चालू है और तुम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो, चलेगा क्या?
जब तक इक्विशियर नहीं होता ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। और फोर्थ, इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज विद इन द एंगेजमेंट टीम विद दोज कंसल्टेड और वेयर एप्लीकेबल बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द इक्विशियर, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, बहुत बार होता है, एंगेजमेंट पार्टनर और इक्विशियर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हो जाता है, तो एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो फिर क्या करना चाहिए, फर्म की जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की। तो ये 4 पॉइंट है। पहला क्या है कि इक्विशियर अपॉइंट हुआ है नहीं हुआ, ये देखिएगा एंगेजमेंट पार्टनर। उसके बाद में डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है। उसके बाद में अगर डिफरेंस तो ओपिनियन है दोनों के बीच में, तो फर्म की पॉलिसीज को वो करेगा और ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो इक्विशियर के बाद की रखेगा। ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है, ये थोड़ा फास्ट रहेगा, हर बार ध्यान रखना। अगर डिटेल लेक्चर करना है चैप्टर 11 का तो मैंने डाल रखा है, पूरा की पूरा रेगुलर लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पे। Mr. J is an articled clerk with big chartered accountant firm. He is a part of the engagement team which is conducting the audit of the company for the first time. ठीक है, मतलब पहली बार जो ऑडिटर फर्म है वो इस कंपनी का ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रही है। कौन सी टाइम? फर्स्ट टाइम। दे आर असाइंड विद द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उनको आर्टिकल्स को बुलाया है कि एक ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाइए। मिस्टर जे जो है, जो कि एक आर्टिकल है, इज नॉट श्योर हाउ टू गो अबाउट दिस वर्क। मैं ये काम कैसे करूं क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं है। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। तो क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो सिर्फ लास्ट लाइन में ही है। सितंबर 24 के एग्जाम में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था ये। तो हम पहले देखेंगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी एज एप्रोप्रिएट। उसको ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स हर बार एग्री करने चाहिए, बिना ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स के वो ऑडिट कर ही नहीं सकता। The agreed terms of audit engagement are recorded in a letter or other suitable form of written agreement. Such an agreement is known as audit engagement letter, है ना। और जहां पे सारे टर्म्स लिखे हैं उसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। The audit engagement letter is sent by the auditor to his client. ऑडिटर अपने क्लाइंट को ये भेजता है। It is in the interest of both auditor and the client to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a greater। और ये दोनों के हित में है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बने लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही ना, क्योंकि एक टर्म्स बन रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में सारा एग्रीमेंट लिख रहा है, दोनों उस पर साइन कर, मिसअंडरस्टैंडिंग का बात ही नहीं। अब इसमें क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है ना। मेरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और मेरे ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, कितना मेरा दायरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आपको कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लागू होता है एफएस को बनाने के लिए। और लास्ट, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर से जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए उसका फॉर्म और कंटेंट क्या रहेगा, एंड अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस जहां पे ये फॉर्म और कंटेंट डिफर हो सकता है, वो भी आपको एंगेजमेंट लेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि मेरे को बता दो कि आपका क्या फॉर्म और कंटेंट है ना, जो भी रिपोर्ट आपको मेरे से चाहिए उसका क्या फॉर्म और कंटेंट रहेगा, और ये डिस्क्लेमर दे दो कि जरूरत आने पे ये फॉर्म और कंटेंट में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते। ठीक है, ये 4-5 जिसकी कंटेंट है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की, ये हम बार बार पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 सितंबर 24 एग्जाम में चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन आए थे। CAP is a professional accountant in service in terms of employment and professional relationships with the employer. He has to be alert to the possibility of an inadvertent disclosure of any information outside the employing organization. ठीक है, मतलब उसको कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्राप्त हुई है एज पर द सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो उसको किसको डिस्क्लोज नहीं करना। हाउएवर, लेकिन in view of disclosure required by law, CAP had to divulge the information and documents as evidence in course of legal proceedings. अब लीगल प्रोसीडिंग्स हो गया कंपनी के ऊपर, विजय माल्या के ऊपर, किंगफिशर के ऊपर लीगल केस हो गया, कोर्ट में चालू है केस, और कोर्ट बोलता है कि भैया सीए कौन है कंपनी का, सर मैं हूं ला मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे। अब वो दुविधा में है सीए कि मुझे तो सिखाया गया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, लेकिन कोर्ट में क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे, मैं करूं तो क्या करूं। Whether CAP has violated any fundamental principle, देखते हैं। Confidentiality principle requires a professional accountant to respect
confidentiality of information acquired as a result of professional relationship. Confidentiality serves the public interest because it facilitates the free flow of information. Confidentiality जो है ये हर बार पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाती है, क्योंकि सबके पास में सेम तरीके की इंफॉर्मेशन रहेगी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बनी रहेगी। अगर किसी एक के पास में इनसाइडर इंफॉर्मेशन है तो उसी को एडवांटेज रहेगा। ठीक है, and because it facilitates free flow of information from the professional accountant's client or employing organization to the accountant with the understanding that the information will not be disclosed to the third party। ठीक है, हर बार कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाता है और एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, क्योंकि क्लाइंट को भरोसा है कि जो इंफॉर्मेशन वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को दे रहा है दैट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू अ थर्ड। However, such confidential information may be disclosed, for example, when it is required by law। अगर लॉ रिक्वायर करता है तो भले ही वो कॉन्फिडेंशियल हो या नॉन कॉन्फिडेंशियल हो, देना तो पड़ेगा। When it is permitted by law or and is authorized by the client or employer, or there is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law। तो इन सर्कमस्टेंसेस में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज वो कर सकता है। एक तो लॉ ने रिक्वायर किया है, सेकेंड लॉ ने परमिट किया है, ठीक है, थर्ड जो लॉ ने सॉरी सेकेंड में लॉ ने परमिट किया है और क्लाइंट ने अलाउ किया है, थर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट का प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को दे क्योंकि उसको कोर्ट ने बोला। इन द गिवन सिचुएशन CAP so and so, however, CAP who is a professional accountant and in terms of employment and professional relationships with the employer, he is alert to the possibility of inadvertent disclosure of any information outside the employing organization। However, CAP have to divulge the information as evidence in the course of legal proceedings। Legal proceedings के कारण उसको देना ही पड़ा, and same was required by law also, और law भी बोलता था कि देना पड़ेगा। Therefore, इसी के लिए CAP will not be held responsible for violation of fundamental principles of confidentiality governing professional ethics। और इसी के लिए उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने वायलेट किया, कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल को उसने वायलेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 10, CAH जो है वो मैनेजिंग पार्टनर है HK एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म का, ठीक है, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिल्ली विद एनुअल टास्क ऑफ रिव्यूइंग वेदर एनी थ्रेट to independence is observed in the firm। CAH noted down the following observation received from the staff and partners। ठीक है, इसको क्या जिम्मेदारी थी कि देख भाई पूरे फर्म में कोई थ्रेट है क्या, है ना, पूरे फर्म में कोई तरीके का थ्रेट है क्या। तो पहला क्या है, CAJ partner of the firm performed the audit as well as non-audit engagement for measures take away private limited। एक पार्टनर है फर्म का, उसने क्या किया, ऑडिट तो प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज दिया, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट किया एक कंपनी का, लेकिन उसी कंपनी को नॉन ऑडिट सर्विसेज भी उसने प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प CAH इन क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस इन ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, कि किस तरीके का थ्रेट इसमें आता है। तो अगर उसने नॉन ऑडिट सर्विसेज दिया तो ये खुद ही का रिव्यू करेगा, खुद ही परफॉर्म कर रहा है। नॉन ऑडिट सर्विस मतलब मान लो क्लाइंट ने उसको हायर किया है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करके दे दो, है ना, उसने कर दिया। अब आप ही उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो एज ऑडिटर, क्योंकि आप भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो, तो आपने नॉन ऑडिट सर्विस दी और आप खुद भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, मतलब आपने बनाया आप भी चेक कर रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। ये आ गया आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। अब आता है सेकंड, CAM पार्टनर ऑफ द फर्म who has done income tax audit for Messrs Happy Associates wherein CAM has a material significant indirect financial interest। इसको तो बोलना ही नहीं पड़ता कुछ, सेल्फ इंटरेस्टेड, जहां पे फाइनेंशियल की बात है वहां सेल्फ इंटरेस्ट है। द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रेवल एंड स्टे अकोमोडेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम के फैमिली मेंबर्स का स्टे अकोमोडेशन और फ्लाइट का खर्चा किसने बॉन किया, क्लाइंट ने बॉन किया। किसने, क्लाइंट ने बॉन किया। तो क्या हो गया, फैमिलिटी थ्रेट्स, है ना। उसके बाद में CAN partner of the firm who audited NM Private Limited became arbiter for dispute between NM Private Limited and one of its vendors। अभी CA ने क्या किया, उसके क्लाइंट का और क्लाइंट के एक सप्लायर का झगड़ा चालू था, और ये क्या किया, ये जाके बोलता है ठीक है मैं आप दोनों में सुलह करवाता हूँ, मतलब आर्बिट्रेटर बनता हूँ। तो इसने क्या वायलेट किया, इसने वायलेट किया
एडवोकेसी थ्रेट, सॉरी मैं वही देख रहा था, ये मैंने शायद 5वां वाला पहले पढ़ लिया शायद, एडवोकेसी थ्रेट्स, ठीक है, क्योंकि वो तो हर बार सीए का पक्ष लेगा, ठीक है ना। अब चौथा पढ़ते हैं। वन ऑफ द क्लाइंट्स मेसर्स चॉक लिमिटेड थ्रेटन टू रिप्लेस, ये तो पढ़ने का भी सवाल नहीं, इसमें हमने लास्ट वाला पढ़ा था इंटिमिडेशन थ्रेट्स, जिसमें वो आपको धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को रिप्लेस कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उस धमकी में आके आपने उसके हिसाब से एक ओपिनियन बना दिया, ठीक है। और लास्ट वापस से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का एग्जांपल है, ठीक है। CAN accepted the assignment of tax audit of TNF Industries. Management has agreed to pay him contingent fees. कि अगर तू टैक्स ऑडिट में सब कुछ सही लिखेगा तो को फीस ज्यादा मिलेगी। इसमें भी क्या आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये हमारे जो थ्रेड्स है वो हमने पढ़े हैं, और इसके तरीके से 5 थ्रेड हमने देखे थे हमारे रेगुलर लेक्चर में। यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके पूरा लेक्चर देख सकते हो। और अभी अगर ऐसे कुछ थ्रेड्स मिलते हैं तो सेफगार्ड आ जाएंगे, और ये दोनों सेफगार्ड हमने ऐसे 4 सेफगार्ड ऊपर पढ़े थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, वही सेफगार्ड यहाँ पे हमने लिखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन था, ठीक है, और आपने देखा होगा अभी हमने ऊपर सितंबर 24 आरटीबी का क्वेश्चन पढ़ा था रिगार्डिंग की, गैस करिए कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है, और वैसा ही एक एग्जाम वैसा ही एक क्वेश्चन जनवरी के एग्जाम में आ गया। तो ये साबित करता है कि आरटीबी के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लो मई का एग्जाम दे रहे हो तो जनवरी या सितंबर के आरटीबी के क्वेश्चन की आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जरूर से पिछले 2-3 आरटीबी आप बाय हार्ट करना। आपके एग्जाम 2 बजे है तो सवेरे 11 या 12 बजे वो पढ़ लेना, ताकि आपको फ्रेश उसका एडवांटेज मिल जाए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स शुड एक्ट diligently and in accordance with applicable technical and professional standards while providing professional services। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये आपको यहाँ बताना है, तो इसको डिलीजेंटली काम करना है, और ये देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards. In this case, professional competence and due care fundamental principle is being referred to. Since a professional accountant shall comply with the principle of professional competence and due care, which requires an accountant to attain and maintain highest level of knowledge. हमने पढ़ा था इसके ऊपर जस्ट सितंबर 24 के आरटीबी क्वेश्चन, ये सेम चीज यहाँ है, इसी के लिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। उसके नीचे का, professional accountant shall not knowingly be associated with reports where he believes that the information contains are materially wrong। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कभी भी ऐसी कोई भी रिपोर्ट से अपना वास्ता नहीं रखना चाहिए जिसमें उसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में लिखी है वो गलत है। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स वेयर ही बिलीव्स दैट द इन्फॉर्मेशन है वो मटेरियली फॉल्स है, मिसलीडिंग है। इन द गिवन केस इंटीग्रिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल, कौन सा इंटीग्रिटी, सबसे पहला इंटीग्रिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल इज बीइंग रेफर्ड टू। इट प्रिस्क्राइब्स दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हर बार इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कंप्लाई करना चाहिए, which requires an accountant to be straightforward, honest in all professional relationship। हर एक प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप में उसको हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और ऑनेस्ट रहना है। ये कौन बोलता है, इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, SQC 1 dwells upon EQCR as a part of system of quality control in the firm। SQC 1 क्या बोलता है कि EQCR हर फर्म में होना चाहिए। Why is such a review required? EQCR क्यों जरूरी है? For which type of engagements EQCR is mandatory? कौन से engagements के लिए EQCR mandatory होता है? What should be the approach of the firm for engagements for which EQCR is not mandatory? और जिनके लिए वो mandatory नहीं है उनके लिए फर्म का अप्रोच क्या होना चाहिए? significant judgments made in an engagement should be reviewed by an EQCR। ऑडिट के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए गए हैं वो EQCR ने हर बार रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशू, ताकि रिपोर्ट इशू करने के पहले एक इंडिपेंडेंट व्यू ले सके, एक ऑब्जेक्टिव व्यू ले सके। EQCR इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट फर्म शुड डिवाइस क्राइटेरिया टू डिटरमाइन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ EQCR। और लिस्टेड एंटिटी के अलावा जो आपके पास में ऑडिट्स है उसके लिए फर्म को खुद से डिराइव करना है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा जिससे डिटरमाइन होगा कि कौन सी कंपनी कौन सी ऑडिट का हमें EQCR कराना है और कौन सी ऑडिट का EQCR नहीं कराना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोफेशनल बिहेवियर
is one of the fundamental principles governing professional ethics. Explain its meaning. Also give examples of a situation where chartered accountants fail to follow this principle. ठीक है, ये भी आईसीआई के मॉडल टेस्ट का क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल बिहेवियर तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए कहाँ पे सीए जो है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते. द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर requires an accountant to comply with relevant laws and avoid any conduct that accountant knows or should know might discredit the profession. पहला पॉइंट एकदम बेसिक है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हर बार प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, जो बोलता है कि ऐसी इस तरीके से आपको एक्ट करना है, आपको लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको एक्ट करना है, और ऐसा कोई भी कंडक्ट आपको अवॉइड करना है जिसके कारण हमारे प्रोफेशन के ऊपर एक दाग लगे, दिस दैट मे डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली engage in any employment, occupation or activity that impairs or might impair integrity, objectivity, good reputation of the profession and as a result would be incompatible with the fundamental principles. आपको कभी भी knowingly हो या जैसा भी हो, ऐसा कोई एंगेजमेंट में आपको, ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट में आपको नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए दैट माइट और दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, दैट माइट हैम्पर द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन. ठीक है, ये आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है, that might impair the integrity, objectivity and good reputation of the profession and as a result would be incompatible with the fundamental principles. ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल बिहेवियर हर बार मेंटेन करना है, आपको ऐसे एक्ट करना है, ऐसा कोई भी एक्ट अवॉइड करना है दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. ठीक है, अभी एग्जांपल क्या है. अ सीए हैज कंडक्टेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. ICAI has issued a letter to him relating to certain matters concerning the audit. He didn't even bother to reply to the letter despite reminders. Failure to reply to the professional body smacks a lack of courtesy and professional responsibility. In the given case, chartered accountant has not followed the principle of professional behavior. इन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि एक सीए जो है वो ऑडिट कर रहा था किसी एंटिटी का. आईसीआई ने एक लेटर इशू किया सीए को कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए उस ऑडिट के बारे में, और सीए ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया. इसके लिए he has not acted in professional capacity as a professional behavior. ठीक है, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15. An engagement partner takes overall responsibility for maintaining audit quality in an audit engagement in accordance with SA 220. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था हमने कि ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की. What are his objective in taking and emphasizing such responsibility? और जब वो ये चेक करेगा कि मेरी जो ऑडिट एंगेजमेंट है इसकी क्वालिटी एकदम हाई है या नहीं है, ये चेक करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, तो उसको क्या क्या ध्यान में रखना. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट. हर एक ऑडिट एंगेजमेंट की ओवरऑल क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर को लेनी. The actions of engagement partner and appropriate messages to other members of the engagement team in taking responsibility for the overall quality of each audit engagement emphasizes. क्या बोल रहा है वो कि क्या एक्शन एंगेजमेंट पार्टनर लेगा और क्या गाइडेंस वो एंगेजमेंट टीम के दूसरे मेंबर्स को देगा. ठीक है, इन रिगार्ड्स टू मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम, हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, इस ये करते वक्त वो कुछ चीजों पे एम्फसाइज करें. क्या? पहला कि ऑडिट क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है. द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. हमें ऐसा काम परफॉर्म करना है जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है. कंप्लाइंग विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एज एप्लीकेबल. फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है वो हम कंप्लाई कर रहे हैं, वो भी हमें चेक करना है. राइट. थर्ड, issuing auditors report that are appropriate in the हर एक circumstances में जो भी ऑडिट रिपोर्ट सही है हमको वो इशू करनी है. एंड एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर. बिना डरे आपको जो कंसर्न है, आपको जो बोलना है, आप मेरे को आके बोल सकते हो. द फैक्ट दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट. और ये फैक्ट भी आपको मेंबर्स को बताना है और खुद को भी एम्फसाइज करना है कि ऑडिट क्वालिटी कितनी जरूरी है. ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने.
क्लियर है? डन। तो ये 4 चीजों पे वो एम्फसाइज करेगा कि ऑडिट क्वालिटी की इंपॉर्टेंस है, ऑडिट क्वालिटी का इंपॉर्टेंस है इन 4 चीजों पे। ये वो एम्फसाइज करेगा अपनी मेंबर्स को, खुद को, व्हाइल व्हाइल डेवलपिंग एन एटीट्यूड कि हमारे जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसकी क्वालिटी हर बार हायर है, व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, ठीक है, टू मेंटेन द हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट पार्टनर ये 4 चीजों पे एम्फसाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, CAH has been offered audit of financial statements of a society engaged in promoting social causes such as setting up a एक सोसाइटी है, ठीक है, उसको ऑडिट आपको मिला है। तो पहला पॉइंट तो यही कवर हो गया। However, CAH failed to send audit engagement letter to the society governing body and proceed to conduct the audit। लेकिन वो ना तो उनको एंगेजमेंट लेटर दे पाया और ना ही वो ऑडिट चालू कर पाया। In the absence of this letter, the governing body is of the view that the purpose of such an audit is to provide absolute assurance against probable errors and frauds in the financial statements. Does it constitute violation of the fundamental principles governing professional ethics? State the reasons for the same। ठीक है, CAH ने उनको ना लेटर दिया ना ऑडिट परफॉर्म किया, और जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है वो बोलता है कि हमें एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस चाहिए, ठीक है, काय के लिए कि कोई एरर और फ्रॉड नहीं है। एज पर एस 210 एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर shall agree the terms of audit engagement with management as appropriate। सबसे पहला तो क्या बोला ऐसे 210 ने कि एग्री करना पड़ेगा, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को एग्री करना बहुत जरूरी है। द अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट। और ये जो टर्म्स है इसको हर बार आपको रिकॉर्ड करना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। Such letter includes inter alia objective and scope of audit of financial statements. The absence of such a letter leads to misunderstanding between the auditor and management। और अगर आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं देते हो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में। As auditor has failed to send engagement letter, the governing body has formed an improper view। और क्योंकि उसने लेटर सेंड ही नहीं किया, इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी सोसाइटी की थी वो बोल रही थी कि हमको तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए, लेकिन एक सीए एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है क्या? नहीं, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। By not following requirements of SA 210, CAH is not acting ethically. He has violated principle of professional competence and due care governing professional ethics। हमने बोला प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का जो प्रिंसिपल उसमें क्या बोला है कि हमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स रखना है इन रिलेशन टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में जो भी नॉलेज है ये सब हमारे पास में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे 210 का रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं किया, इसके लिए हमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल को वायलेट किया है। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू एंश्योर कि वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विसेज दे पा रहा है बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर में क्या क्या बताया है उन्होंने, राइट। तो ये क्रक्स का सेंटेंस अपना, क्रक्स का प्रोविजन ये अपना था। मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ द करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। आपको करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का अवेयरनेस होना चाहिए। नॉट सेंडिंग ऑफ एंगेजमेंट लेटर शोज लैक ऑफ सच अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ CAH। और क्योंकि आपने लेटर सेंड नहीं किया, ये बताता है कि आपको अवेयरनेस ही नहीं थी ऐसे कोई प्रोविजन के बारे में। Therefore, he has violated said fundamental principle governing professional। समझा? इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू के बारे में आपको बताना है पूरा, फिर बताना है। पहले उसने बताया कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसने बोला है कि कोई भी एंगेजमेंट लेने एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसी टर्म्स ऑफ ऑडिट, ये जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स है ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखे होने चाहिए या फिर कोई भी सुटेबल रिटन फॉर्म में लिखे होने चाहिए। अगर ऐसा कोई टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। और फिर उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 17, Fruitful Products Private Limited is engaged in trading stationery items during the year 23-24. There was a huge fire in one storage location of the company resulting in loss of inventories of 5 crore। आग लगी, 5 करोड़ की इन्वेंट्री जल गई। As a result, the operations of the company were badly affected for about 2 months। 2 महीने के लिए बहुत बुरी तरह से ऑपरेशन अफेक्टेड थे। Unfortunately, the insurance claim of the company was rejected due to certain defects in the policy। पॉलिसी में डिफेक्ट होने के कारण इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो गया। There was no change
in the nature of business of the company in relation to the last year. कोई चेंज नहीं हुआ कंपनी के बिजनेस में. The draft financial statement of the company reflect following information. ये information यहाँ पे reflect हुई है. CAD who has been the statutory auditor for past 3 years has decided to rely upon the same test of details as performed in previous year in the given situation. What is lacking on the part of the auditor discuss. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन ने बोला है कि कंपनी में फायर हुई है, इन्वेंट्री जली है, ठीक है, कंपनी को इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिला है और कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज नहीं था, नेचर ऑफ द बिजनेस में कंपनी के कोई चेंज नहीं था और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो याद दिए है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है, इस साल. अब बताइए जो ये सीए है इसने जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स पिछले साल परफॉर्म किए थे उसी पे रिलाई किया है, कोई नए टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म नहीं करे. हमने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन ये होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब स्टैट्यूटरी अपना सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर. ये आप लगाते हो वंस यू आर डन विद द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. आपका आरएपी हो गया, आपने आरओएमएम असेस कर लिया, अब आप ये लगाते हो ताकि आपको एविडेंस मिले. सीए ने ये लगाया है, बोले पिछले साल जो लगाया था वही मैं यूज कर लूं, चलेगा क्या? देखिए, maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is to reduce the risk of overlooking unusual circumstances. ऑडिटर को हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए अगर उसको रिस्क कम करना है कि वो कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को ओवरलुक ना कर दे. एंड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ. ठीक है, क्या प्रोसीजर लगाने हैं, क्या प्रोसीजर लगाने हैं, उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, क्या प्रोसीजर लगाने हैं, उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये डिटरमाइन करते वक्त वो कुछ अजम्पशन ले रहा है और उस अजम्पशन में गलती ना कर दे या कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस वो छोड़ ना दे. ठीक है, ये नहीं होने चाहिए. ये सब नहीं होने के लिए उसको हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ता. राइट, ये एक पॉइंट हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था. इन द गिवन सिचुएशन ये सब हुआ है. ठीक है, फर्दर डिस्पाइट लॉस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में लॉस होने के बाद भी नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, ये मैंने आपको बताया था. 10 सीए का जो अप्रोच है उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसको एक दिमाग को बत्ती जलनी चाहिए थी कि यार कंपनी में आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, फिर भी प्रॉफिट बढ़ कैसे सकता है, कुछ तो गड़बड़ है दया. In spite of these unusual circumstances, auditor has decided to rely upon the same test of details as performed in the previous year. The nature and extent of audit procedure needs to be suitably altered considering changing circumstances. क्योंकि circumstances change हुए थे, जो audit procedure में लगाए थे वो definitely change होने चाहिए थे. He may include substantive analytical procedure to analyze variations, seek necessary explanations from the management. उसको substantive analytical procedure लगाने चाहिए थे ताकि उसको वेरिएशन को बराबर तरीके से एनालाइज कर पाए और मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले पाए. इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना, या फिर आपको एक फ्रॉड का इंडिकेशन होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिक्वायर ऑडिटर टू डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशंस टू द ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर. अगर आपको कभी लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई पॉसिबल फ्रॉड है या आपको इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर शक है, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि आप इनको रिजॉल्व कर पाओ. CAD, auditor of a listed company, shall document the overall audit strategy, audit plan, and any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the plan and the reason for such change. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि आप जब भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हो, ऑडिट प्लान बनाते हो, इनको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और अगर कोई भी चेंज आप इसमें कर रहे हो तो वो चेंज को भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, डन. इस तरीके से क्वेश्चन कंक्लूड होता है. सिंपल है, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है. जब भी आप क्यों मेंटेन करना है, ताकि आप रिड्यूस कर पाओ कि आपने कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को ओवरलुक कर दिया या आपने अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट लिया अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए. ये सब चीज नहीं हो, इसके लिए आपको हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ता है. ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं, कभी आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, CAN statutory auditor of QSC Limited appointed for a term of 5 years has completed audit for the first financial year 31st March 24. In compliance with the requirements of professional standards, an audit file has been assembled after about a period of 6 months from the date of issue of the audit report. Audit report issue करने के 6 महीने के बाद में audit file बनी है. He gets a call from the CFO of the company to share complete audit file so that the financial reporting of the company can be improved upon in the coming period.
कंपनी ने कॉल किया सीए को और बोला मेरे को तेरी ऑडिट फाइल चाहिए क्योंकि मुझे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। इज इट मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू शेयर ऑडिट फाइल्स? क्या ये मैंडेटरी है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट्स? एसक्यूसी 1 बोलता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द लॉ, लॉ अगर कुछ और बोलते तो बात अलग है, नहीं तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, देयरफॉर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सीएएन टू शेयर द ऑडिट फाइल। ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन, खुद के हिसाब से वो अगर चाहे तो कुछ पोर्शंस बना सकता है, जेरोक्स निकाल सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की और क्लाइंट को अवेलेबल कर सकता है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म और इन द केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और इज पर्सनल। ठीक है, तो लेकिन आपने ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना इंडिपेंडेंस को कम कर रहे हो या उनकी बात मान रहे हो, तो वो सब चीज समझ के आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, मेसर्स KSJS and Associates are the statutory auditor of Moon Limited for the financial year 23-24. During an audit briefing, Sanket, engagement partner, explained that the auditor must assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of finalizing the audit file on timely basis. संकेत ने क्या बोला कि timely basis पे audit file बन जाना चाहिए। He also highlighted the requirements of SQC1 regarding establishment of policies for the retention of engagement documentation in the firm. SQC1 क्या बोलता है कि फॉर्म की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन है वो कितने साल तक वो रहेंगे, रिटेन करके रहेंगे और कैसे रहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द टाइमली असेंबली, मतलब कितने टाइम में आपका ऑडिट फाइल बन जाना चाहिए, एंड रिटेंशन ऑफ ऑडिट फाइल्स इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis. उसको सारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल में असेंबल करना है और विद इन एक टाइम लिमिट में वो पूरा असेंबलिंग हो जाना चाहिए। SQC1 दैट रिक्वायर करता है फर्म्स टू एस्टैब्लिश, पहले क्या बोलता है वो कि पॉलिसी बनाओ कि डॉक्यूमेंटेशन का असेंबली कैसे होगा और कितने टाइम में हो जाएगा। सेकंड, एन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. बोले नॉर्मली ऑडिटर रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर आपका असेंबली हो जाना चाहिए। The completion of the assembly of the final audit file after the date of auditor's report is an administrative process that does not involve performing the new audit process. आप जब असेंबली कर रहे हो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें आपको कोई प्रोसीजर लगाना नहीं है, सिंपल आपको स्टेपल करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है क्योंकि आपका ऑडिट हो चुका है, कोई नए प्रोसीजर लगाने नहीं है। चेंजेस में हाउएवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, लेकिन आप चेंजेस कर सकते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में असेंबली करते वक्त, लेकिन ये चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए। उसकी एग्जांपल क्या है? डिलीटिंग या डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, है ना, मतलब कोई पुराना डॉक्यूमेंटेशन था, अब उसी का एक नया डॉक्यूमेंटेशन बन गया, तो पुराना डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए आप चेंज कर सकते हो। सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर्स, है ना, आप वर्क पेपर्स को सॉर्ट कर सकते हो, कोलेट कर सकते हो। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइनल असेंबली प्रोसेस, आपके जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उनसे आप साइन ले सकते हो कि भैया हाँ ये काम मैंने किया था, हाँ इसकी असेंबली मैंने कर दी, ये आप डॉक्यूमेंटेशन में इतना आप मेंशनिंग कर सकते हो। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद रेलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपने एंगेजमेंट टीम से जो भी बातें करी, कुछ करी, वो सब भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीज आप कर सकते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में व्हाइल असेंबली प्रोसेस। आप जब असेंबली कर रहे हो वो टाइम पे 4 चीज आप कर सकते हो। After the assembly of the final audit file has been completed, अब क्या हो गया? असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। Auditor shall not delete, discard audit documentation of any nature before the end of its retention period. Retention period खत्म होने तक आप कुछ भी डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। SQC1 requires firms to establish policies and procedures for the retention of engagement documentation. क्या रिक्वायर करता है SQC1? कि फॉर्म को रिटेन करना है, फॉर्म को क्या करना है? रिटेन करने के लिए पॉलिसीज बनानी है।
कि कितने साल तक एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन किया जाएगा। द रिटेंशन पीरियड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरली is no shorter than 7 years from the date of auditor's report or if later the date of the group auditor's report. बोलता है जनरली ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद में 7 साल तक आपको रिटेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, दीपा लिमिटेड। दीपा लिमिटेड initially requested an audit engagement for the financial year 23-24. However, midway through the audit process, the management claims that they are unable to provide complete supporting documentation for a significant portion of the receivables. आपका ऑडिट चालू हो गया और बीच में मैनेजमेंट बोलता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड आपको नहीं कर पाएंगे ऑडिट करने के लिए। As a result, the management asked the auditor to change the audit engagement to a review engagement, arguing that it would prevent the issuance of a qualified opinion. और अब आपसे क्लाइंट क्या बोल रहा है कि जो मेरा ये ऑडिट एंगेजमेंट है इसको चेंज करके रिव्यू एंगेजमेंट कर दीजिए, ताकि अब क्योंकि अगर ऑडिट एंगेजमेंट रहेगा और मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा तो आप मेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे, बराबर है। लेकिन अगर रिव्यू एंगेजमेंट रहेगा तो उसमें आपको वैसे भी एविडेंस कम चाहिए, तो शायद आप मेरा ओपिनियन क्वालिफाई नहीं करोगे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करके रिव्यू एंगेजमेंट कर दीजिए, मतलब SRE लागू होगा। The auditor is now facing challenge in determining whether this change is justified or not. Comment in accordance with relevant essay. क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं? As per essay 210, a request from the management entity from the management for the auditor to change the terms of audit engagement may result from a change in circumstances affecting the need for the service. ये हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा था कि क्या क्या circumstances है जिसमें आपको मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स में चेंज करना है। उसमें पहला क्या था कि सर्कमस्टेंसेस चेंज होगा, कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया जिसमें मेरे को नीड फॉर सर्विस चेंज अलग चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसके कारण भी आपको टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी फॉर द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में रिजल्ट, ये कब आ सकती है? फ्रॉम अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जब चेंज होगा सर्कमस्टेंसेस में जिसके कारण नीड फॉर सर्विस अफेक्ट हो रही है, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है as to the nature of the audit as originally requested, या फिर एक रेस्ट्रिक्शन हो चुका है ऑडिट के स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। ये तीन चीज अगर है तो एंटिटी आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को ऑडिट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंजेस चाहिए। तो क्या क्या है? एक तो सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और स्कोप ऑडिट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बन चुका है। ये तीन चीज है तो मुझे चाहिए भैया आप चेंज करिए टर्म्स को, करेक्ट है। तो इसमें से तीसरा वाला हमारे इसमें है क्या है कि स्कोप ऑडिट एंगेजमेंट पे एक रेस्ट्रिक्शन लग चुका है स्कोप के ऊपर, चाहे मैनेजमेंट ने इंपोज किया हो चाहे ऑटोमेटिकली इंपोज हुआ। द ऑडिटर कंसीडर्स द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, particularly the implications of a restriction on the scope of audit engagement. A change in circumstances that affects the entity's requirement or a misunderstanding concerning the nature of the service originally requested may be considered reasonable before requesting a change in the audit engagement. वो बोलता है कि circumstances अगर चेंज हुए, a change in circumstances that affect the entity's requirements or a misunderstanding concerning the nature of service, इस अगर ये दो चीजें हो तो डायरेक्टली ये बोल देना कि पूरा की पूरा एंगेजमेंट चेंज कर, वो थोड़ा अनरीजनेबल होगा, है ना। देखो तीन चीज थी जिसमें आपको एंटिटी बोल सकता है कि मेरे को चेंज चाहिए, ठीक है। एक कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, एक कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा कि रेस्ट्रिक्शन लग गया है स्कोप के ऊपर। तो वो अभी बात कर रहा है पहले दो की, कि अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज है, ठीक है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा रीजनेबल क्या होगा? मे बी कंसीडर रीजनेबल, ये दो चीज को रीजनेबल माना जाएगा जिसमें आपको एंटिटी बोल रहा है फॉर रिक्वेस्टिंग अ चेंज इन द ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। अगर दो है तो ठीक है, एंटिटी ने जो बोला कि मेरे को चेंज चाहिए तो हम उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना सर्कमस्टेंस चेंज हो रहा है, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हो, है ना, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। ये दो चीजें अगर है तो आप उसकी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तीसरा वाला है कि आपके स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग चुका है, इस केस में आपको बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या मैं चेंज इन एंगेजमेंट करूं, चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करूं या ना। इन कॉन्ट्रास्ट अ चेंज में नॉट बी कंसिडर्ड रीजनेबल, चेंज को रीजनेबल नहीं माना जाएगा इफ इट अपीयर्स द चेंज रिलेट्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी। अगर ये चेंज एक ऐसी इंफॉर्मेशन पे है
जो कि इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, अगर इसके ऊपर है तो ये चेंज को हम लोग रीजनेबल नहीं कहेंगे। एन एग्जांपल माइट बी वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient audit evidence regarding receivables and the entity asks for the audit engagement to be changed to a review engagement to avoid a qualified opinion, है ना। आप एंटिटी इतना होशियार है कि आपको बोल रहे हैं कि मैं आप मेरा एंगेजमेंट को रिव्यू एंगेजमेंट कर दीजिए क्योंकि मेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं चाहिए। तो ये बहुत अनरीजनेबल डिमांड है। ये रीजनेबल है क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। दैट डजंट मीन कि आप एंगेजमेंट को रिव्यू एंगेजमेंट में चेंज करो। तो ये बोल रहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स अ चेंज में नॉट बी कंसीडर्ड रीजनेबल इफ इट अपीयर्स, अगर ऐसा लगता है कि द चेंज रिलेट्स, ये जो चेंज है ये रिलेट करता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जो इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है या अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी है। तो इस केस में आप उसका डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम देख रहे हैं कि आपको एंटिटी ने बोला कि हमको चेंज करना है। इसमें हमने देखा कि एंटिटी तीन चीजों में टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज डिमांड कर सकता है। एक कि सर्कमस्टेंस चेंज हो रहे हैं, दूसरा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है, वेदर कॉज्ड बाय मैनेजमेंट और बाय द लॉ। ठीक है, अगर ये तीन है तभी वो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज कर सकता है। सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ऑडिटर को जस्टिफिकेशन कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलरली उसको जस्टिफिकेशन कंसीडर करना चाहिए जो ये रिक्वेस्ट एंटिटी की तरफ से आया है, पर्टिकुलरली इन द केस जब उसके स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। तीसरा पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अगर सर्कमस्टेंस में चेंज है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसको हम थोड़ा रीजनेबल मानेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। और चौथा हमने पढ़ा इन कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसको हम लोग रीजनेबल नहीं मानेंगे अगर इफ इट अपीयर्स दैट द चेंज इज कमिंग फ्रॉम ए इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन से चेंज आ रहा है जो इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसका एग्जांपल ये होता है कि अगर ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहा है एंड मैनेजमेंट उसको बोलता है कि आप अपने ऑडिट एंगेजमेंट को रिव्यू एंगेजमेंट चेंज कर दो बिकॉज हमको क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं चाहिए। ये एक एग्जांपल है कि इस केस में आप रीजनेबल नहीं मानोगे चेंज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, familiarity threats are self-evident and occur when the auditors form relationships with the client where they end up being so sympathetic to the client's interest explained। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल familiarity threats का डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है। Familiarity threats are self-evident and occur when the auditor forms relationship। ये self-evident है, मतलब दिख के आते हैं। और एक कब होते हैं? जब ऑडिटर रिलेशनशिप फॉर्म कर लेता है किससे? क्लाइंट से। वेयर दे एंड, और ये रिलेशनशिप क्या होता है? वो क्लाइंट को लेके बहुत सिंपैथेटिक हो जाता है, क्लाइंट को लेके बहुत अटैच्ड हो जाता है। और ये कब होगा? ये बहुत तरीके से हो सकता है। पहला, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। ऑडिट टीम का एक क्लोज रिलेटिव क्लाइंट के सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है, मतलब मेरा चाचा जो है वो सीएफओ है। ठीक है, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, हमारे ऑडिट फर्म का एक पुराना पार्टनर जो अब हमारा पार्टनर नहीं है वो इस क्लाइंट का सीईओ है, इज बी अ डायरेक्टर या फिर सीनियर एम्प्लॉय इन द क्लाइंट, है ना। दो चीज, क्लोज रिलेटिव है या पुराना पार्टनर अब वहां पे डायरेक्टर है। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटरपार्ट्स। 5 साल से ऑडिट चालू है और आप ही जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, मतलब क्लाइंट की तरफ से भी सेम लोग जा रहे हैं और एंटिटी की तरफ, मतलब क्लाइंट की तरफ से भी सेम लोग हैं और ऑडिट फर्म की तरफ से भी सेम लोग जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। तो अपने आप एक लॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है। ऑडिट हो गया, चलो क्लब जाएंगे पार्टी करने के लिए। ऑडिट हो गया, चलो क्रिकेट खेलने जाएंगे, राइट। फोर्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, है ना। आप क्लाइंट कंपनी से, उनके डायरेक्टर से सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी फैमिलियरिटी थ्रेट्स का एग्जांपल है। ये 4 तरीके से फैमिलियरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, करेक्ट है। 4 तरीके कौन से हैं? क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर नाउ अ डायरेक्टर, लॉन्ग एसोसिएशन and acceptance of significant gifts. Provisions in the Companies Act 2013 regarding rotation of auditors mainly address this familiarity threats. Rotation of auditor का आपने CA इंटर लॉ में पढ़ा होगा कि 5 साल, एक अगर आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो 5 साल तक ऑडिट कर सकती है और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 10 साल तक मैक्सिमम ऑडिट कर सकती है। ये इसी के लिए है ताकि फैमिलियरिटी थ्रेट्स को काउंटर कर सके। चैप्टर नंबर 11 यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे क्वेश्चन को जस्टिफाई करूं। ये एक रिवीजन सीरीज है, इसके लिए थोड़ा क्विक रहेगा। डिटेल लेक्चर चैप्टर 1, 2,
6, 11 हमने यूट्यूब पे डाले हैं। इसके अलावा चैप्टर्स जो है वो हमारे आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, आपको उसको परचेज करना होगा। थैंक यू सो मच।